हेलो हाय एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू जानवीज लर्निंग। और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है जी, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है यूनिट 2 के, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो। ठीक है, और ये है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बुक से। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और 16 मार्क्स आपके इस वीडियो से कन्फर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जानवीज लर्निंग को और अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, तो राइट टू एजुकेशन RTE जिसकी शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन, देखो पहली बात, एक राइट है, एक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है और वो जो कहता है कि सभी को एजुकेशन का राइट है, राइट टू ऑल। ठीक है, कि हर एक इंसान, मतलब मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बताऊं कि राइट टू एजुकेशन इज नथिंग अदर देन द, कि भाई एजुकेशन का सभी को राइट है, नो मैटर व्हाट द बैकग्राउंड, रिलीजन और कास्ट दे हैव। ठीक है, एजुकेशन सबके लिए होनी ही चाहिए। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो है उसको हम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म टाइप हो गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन RTE इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन। देखो ये जो एक्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगी। देखो राइट टू एजुकेशन जो है 2009, ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहा है। देखो कि पूरी तरह से कंपल्सरी होनी ही चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स, की जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए ये 6 to 18 ईयर्स तक की एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी होनी ही चाहिए। ठीक है, और ये जो बात है ये सेपरेट लेजिस्लेशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले में मेंशन करा गया है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि RTE इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन, और ये एक्ट प्रोवाइड करता है, ये इस एक्ट के तहत क्या है, ठीक है, कि भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को तो उसकी एज 18 ईयर्स तक जब तक नहीं हो जाती उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है। अब 18 ईयर्स आप समझते हो कि बच्चा 12th तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से द RTE एक्ट पुट्स द इंश्योरिंग एनरोलमेंट अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो RTE है ना, ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे हो, उनकी अटेंडेंस हो। ऐसा नहीं कि जस्ट उन्होंने एडमिशन ले लिया और फिर स्कूल ही नहीं आ रहे हैं बच्चे, नहीं, तो एनरोलमेंट हो, अटेंडेंस हो, एब्सेंटिज्म कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ RTE मेक श्योर करता है। RTE का मेन फोकस यही है कि एजुकेशन का लेवल हमारे को बढ़ाना है, और वो कब बढ़ेगा, जब एवरीबडी विल गेट कंपल्सरी एजुकेशन एट द सेम टाइम फ्री एजुकेशन। कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता उतना मतलब खर्चा, तो हाउ दे विल बी एजुकेटेड। तो ये RTE कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है, RTE एक्ट ये इंश्योर भी करता है कि एनरोलमेंट के साथ साथ अटेंडेंस भी बच्चों की हो, एब्सेंटिज्म कम हो, यानी कि बच्चे एब्सेंट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। ठीक है, RTE एक्ट केम इनटू फोर्स। अच्छा तो देखो इसका नाम भले ही RTE एक्ट 2009 है, ठीक है, लेकिन ये केम इनटू फोर्स की जब से ये लागू हुआ, ये हुआ था 2010 से लागू। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट एक्चुअली फोर्स में आया, टू ऑल ओवर द इंडिया में इसको लागू किया गया। ठीक है, एक्सेप्ट JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरी इंडिया में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अ सेपरेट स्टेट एट दैट टाइम। ठीक है, तो इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2009। देखो ये जैसे कोई भी एक्ट बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता, पार्लियामेंट से पास आउट होता है। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जा करके वो एक उस एक्ट को पूरी वो मिलती है। तो जो ये RTE राइट टू एजुकेशन बना, ये पार्लियामेंट में ये अगस्त 2009 में ही पास हो गया था, समहाउ जुलाई में भी तरह की लोकसभा राज्यसभा से तो ये पास हो गया था। बट ये एक्ट एक्चुअली फोर्स में कब से आया है, 1 अप्रैल 2010 से ऑल ओवर द इंडिया इसको एक्चुअली दिस एक्ट केम इनटू फोर्स कि हाँ ऐसा हमारा राइट टू एजुकेशन और इसको हमने फॉलो करवाना है, पूरी इंडिया में करना है। ठीक है, समझ आया आपको? तो बेसिकली लेकिन हाँ इसको लिखते क्वेश्चन में ये 2009 करके आएगा, क्योंकि ये बन या पास पार्लियामेंट में 2009 में हो गया था, बट एक्चुअली केम इनटू फोर्स और 2009। चलिए आगे। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। ठीक है, अमेंडमेंट आप समझते हो कि कोई सा थोड़ा चेंज ला देना। ठीक है,
तो मैंने ना आपके लिए जैसे ये RTE वाला क्वेश्चन है, इसके कुछ ऐसे की पॉइंट्स करके बना दिए, जैसे आप देख रहे होंगे पॉइंटर्स टाइप में मैं आपको समझा रही हूँ कि RTE राइट टू एजुकेशन में आप क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी फॉर्म अप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे मेरा कहने का मतलब कि आप ध्यान से सुना कि जैसे मैंने ये कई कई पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्टिव्स में डाले हैं, ठीक है, कई पॉइंट जो है मैंने फीचर्स में डाले हैं, ठीक है। तो कई पॉइंट मैंने इस तरीके से अलग अलग बनाए हैं, लेकिन अब मैंने आपको ना सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए कि RTE अगर क्वेश्चन में आए या क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। ये सब इट इज़ रिलेटेड टू RTE एक्ट 2009। अब इसको आप अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाए सिर्फ, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव में सारे पॉइंट लिख देना इस तरीके से। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही देना, देखो जो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है बहुत बेटर है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये प्रॉपर आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। RTE का आप इंट्रोडक्शन तो दोगे, उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव्स पूछे, फीचर्स पूछे, तो ये जो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट लिखे हैं, कुछ फीचर्स में पॉइंट लिखे, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो सारे के सारे पॉइंट उसी हेडिंग में डाल करके आप लिख दीजिएगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मेनली मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या पॉइंट्स है। बाकी आपको फीचर्स में पूछे, फीचर्स में सारे पॉइंट्स डाल दो, और इंट्रोडक्शन में भी ये सब पॉइंट्स डालो, और फीचर्स में जो मैंने आगे पॉइंट्स बताए हैं वो भी डालो। ऑब्जेक्टिव वाले भी आप फीचर्स में डाल सकते हो अपने तरीके से लिख के। यहाँ विशेषता तो ये भी हुई ना RTE की, जो इसके उद्देश्य है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, और मैं बिल्कुल उसको आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट क्या क्या होती है कि कुछ चेंजेस करना। अब इसमें क्या था बताती हूँ आपको। 86th अमेंडमेंट यानी कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया 2002 में, और इंसर्ट करा गया एक आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड थ्रू दिस क्या था कि एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, और वहाँ पे इस आर्टिकल के तहत ये बोल दिया गया कि एजुकेशन बिकेम एज अ फंडामेंटल राइट। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है ना, इस तरीके से एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल और बेसिक राइट जो हर एक सिटीजन के पास है, और हर एक सिटीजन का राइट है टू गेट द एजुकेशन। सो एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट बाय इंसर्टेड आर्टिकल 21A। तो ये जो आर्टिकल 21A है, इट इज नथिंग अदर देन द RTE राइट टू एजुकेशन, विच इज एज अ, जिसके थ्रू हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया कि ये तो बेसिक चीज है, ये तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। चलिए, तो इंडिया बिकेम 135th कंट्री टू मेक एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑफ एवरी चाइल्ड। तो ये जो इंडिया है अकेले इन्होंने ही ऐसा नहीं करा, इंडिया इज 135वीं कंट्री जिन्होंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है। बट अच्छी बात है कि 2002 में ही ये चीज़ इंसर्ट कर दी गई आर्टिकल 21A के अंदर, RTE दैट एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। एवरी चाइल्ड मीन्स नो मैटर फ्रॉम द विच बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और विच कैटेगरी दे बिलोंग्स फ्रॉम, क्योंकि एजुकेशन सभी का राइट है, ठीक है। और मैं बार बार पता है ये चीज़ क्यों मेंशन कर रही हूँ कि किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, मैटर नहीं करता। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मतलब इट इज़ वेरी सैड, मतलब ठीक है अब तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, बट बीच में ऐसा था कि भाई आप इस रिलीजन से हो या फिर आप मतलब ये जो शेड्यूल्ड कास्ट या SC STs होते थे, इनके लिए क्यों नियम मतलब वो बनाने पड़े प्रोविजंस, क्योंकि उनसे राइट छीने जाते थे, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। अब भाई जो एक जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके भी तो बच्चों का राइट है ना भाई टू गेट द एजुकेशन। वो भी कल को हमारे इंडिया का नाम रोशन करेंगे, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें थी, तभी इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस SC ST के लिए बनाए गए। जैसे जो NPE 1986 है उसमें भी SC ST के प्रमोशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बात की गई है। EWS कैटेगरी के बच्चों की एजुकेशन लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। कितनी पॉलिसीज आई हैं गवर्नमेंट ने बनाई। तो बात यही है कि ये चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करनी पड़ती है या फिर पड़ी है, तब ताकि हमारे हर एक चाइल्ड, हर एक चिल्ड्रन को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और एवरीबडी गेट द एजुकेशन एज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इंडिया इज 135th कंट्री टू मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट। इससे पहले और भी बनाए। तो दिस एक्ट हैज ओके, जो RTE एक्ट है इसमें 7 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शंस है। इट इज जस्ट अ डेटाबेस इन्फॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। ये CTET के लेवल पे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट वुड बी लाइक वर्थ इट, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट मेंशन करे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। आप इसमें से देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी ज़रूर कि RTE जो ऐसा क्वेश्चन है कि इसके जो पॉइंट्स है ना, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना, आपको सारे याद हो जाएंगे। मतलब लिटरली ये जो मैंने PDF बनाई है ना, मेरे को ये पॉइंट्स अच्छे से एकदम मतलब व्हेन आई डिड द मतलब B.Ed, तो मेरे को ये पॉइंट लेकिन आज तक याद है।
तब से अब तक, मतलब हाँ, मतलब ठीक है, एकदम रट्टाफिकेशन आपको नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक पॉइंटर्स होते हैं कि हाँ भी ये हमने इसमें पढ़ा था। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल एज वेरी स्कोरिंग वन। ये आपके अगर 16 मार्क्स में आ गया और आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया ना, तो बस मस्त है। आप प्रेजेंट कैसे करोगे, देखो मैंने आपको पॉइंट सारे बता ही दिए, कुछ आप इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख लो, है इसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन डाल देना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की उद्देश्य क्या है, राइट टू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उद्देश्य, कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उनके पीछे कुछ उनको बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम क्या चेंज लाना चाहते हैं, हमने ये क्यों बनाया, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009। अच्छा, मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ, इफ़ अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ आपके फीचर्स पूछे जाए आरटीई के और इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको ऊपर ग्रीन बॉक्स में बता दिया। अगर मान लो सिर्फ फीचर्स से पूछे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट भी आप उठा करके फीचर्स में डाल देना, ठीक है। मैं मतलब यही समझा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में आए, यू हैव टू जस्ट मेंशन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, तो तब आपका एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनेगा एंड यू विल गेट द 16 मार्क्स। ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, सो आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे बीएड का कंटेंट डालूंगी। और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन सा और टॉपिक देखना है या समझना है, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है जी। चलिए, मतलब एक दो कमेंट आए मैंने पढ़े, तो वो मुझे अच्छा लगा पढ़ के, दैट वाज अ पॉजिटिव फीडबैक, सो यू कैन गिव मी एनी फीडबैक वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तो आप प्लीज़ दीजिएगा। चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य रहेगा राइट टू एजुकेशन बनाने के। देखो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है, यूनिवर्सलाइज, इसको वैसे यूईई, ये भी आपका शॉर्ट नोट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कभी, किस दिन मैं ये क्वेश्चन भी करा दूंगी शॉर्ट नोट में। तो देखो, सबसे बड़ी बात, एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है, यानी कि पूरी तरह से सभी तक पहुंचाना, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन में ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे। दैट मीन्स इस राइट टू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंक्रीज एनरोलमेंट रेट, कि एनरोलमेंट रेट यानी कि बच्चे एडमिशन ले स्कूल्स में, ठीक है। रिटेंशन शुड बी देयर, रिटेन हो, मतलब क्या कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाद बच्चे स्कूल में 2-2 महीने 4-4 महीने आ ही नहीं रहे, तो ये चीज़ गलत है ना। फिर तो क्या फ़ायदा एडमिशन का जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। बेसिकली फोकस क्या है कि उनको पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देनी है, तो बच्चे आएंगे तो एजुकेशन लेंगे ना, समझो। तो ऑब्जेक्टिव क्या था आरटीई का, कि यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को, यानी कि एनरोलमेंट तो बढ़े, साथ साथ रिटेंशन भी बढ़े। तो हमें कुछ ऐसे चेंजेस लाने होंगे, चाहे वो एनवायरमेंट में हो या टीचिंग मैथड में हो, तो हमको ऐसे चेंजेस लाने हैं कि बच्चों का रिटेंशन हो, बच्चे रुके स्कूल में आए। नो एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म को कम करना है, रिमूव करना है। प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रन, ऐसा उनको फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, इवन की मिड डे मील भी जैसे बीच में आया, ठीक है। तो बात ये है कि ऐसा एनवायरमेंट उनको दे कि बच्चे रिटेंशन हो बच्चों का, ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन लिया और वो पढ़ने नहीं आ रहे, ठीक है। रिटेंशन होगा तभी वो एजुकेशन लेंगे, ठीक है। देन एक और ऑब्जेक्टिव था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करनी है, मतलब प्रॉपरली फ्री एंड कंपल्सरी। आरटीई का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, 6 to 14 ईयर्स एंड 6 to 18 ईयर्स फॉर द डिसेबल्ड वन ऑल ओवर द इंडिया। हमको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है, ये हमारा आरटीई कहता है। अब प्राइवेट स्कूल्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, सच्चाई रूट लेवल पे कुछ और है, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी ये चीज़ें हैं कि हाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो 6 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, यानी कि अगर कोई डिसेबल है तो उनको 6 to 18 तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अब ये आरटीई क्या कह रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि यू हैव टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देन फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइल्ड सेंटर्ड का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो आरटीई का ये ऑब्जेक्टिव है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, टू मेक करिकुलम, जो भी करिकुलम या सिलेबस है बच्चों का, दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, ठीक है। इट शुड नॉट बी टीचर सेंटर्ड, ऐसा नहीं कि टीचर को पढ़ाने में इजी लगे ऐसा करिकुलम बनाओ, डजंट मैटर टीचर का मेथड, टीचर को वो मेथड या वो करिकुलम सेट करना है जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग हो। करिकुलम एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, जिससे कि, क्योंकि देखो हर एक बच्चा इंडिविजुअली अलग अलग उनका वो है, क्या है, प्लस पॉइंट्स है होते हैं, ठीक है। हर एक के अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, बट टीचर को ऐसा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन लेना है कि हम पूरी क्लास के हर एक बच्चे तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ। जैसे कई बच्चों को सुनकर, जिनकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, उनको सिर्फ सुनकर अच्छे से समझ में आता है, कईयों को सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि इमेजेस वगैरह को देखने से आता है। तो हमें ऐसा मेथड टीचर को यूज़ करना है कि टीचर बोल भी रही हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स, क्या बोलते हैं उनको, ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसे एड्स या तरीके यूज़ करने हैं जिससे बच्चे जिनका विजुअल अच्छा है, देख के जिनको समझ में आता है वो भी समझे, और ऑडियो यानी कि बोलना भी टीचर को है साथ साथ, ताकि उनको बच्चों को जिनको बोलने वाली चीज़ ज़्यादा समझ में आती है
वो वैसे समझ। तो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी है, यानी कि एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड आपको करिकुलम भी बनाना है और इंस्ट्रक्शन भी टीचर्स को देनी है, नॉट टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये आरटीई का एक और ऑब्जेक्टिव है। और एक और ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट टाइम पास। ठीक है, उनके लिए फ्रूटफुल हो, बच्चों के लिए जो लाइफ में आगे उनके लिए हेल्प करे वो चीज़। ठीक है, बच्चे उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कर पाए लाइफ में। उनके लिए एजुकेशन शुड बी क्वालिटी बेस्ड विच इंप्रूव्स द चाइल्ड एंड हेल्प हिम और हर इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग। देखो लर्निंग बाय डूइंग आप समझते ही हो, करके सीखना, बच्चों को करके सिखाओ, प्रैक्टिकल भी उनको सिखाओ। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी चैप्टर पढ़ा दिया तो और बात खत्म हो गई, नहीं, उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को करके, जैसे साइंस के कुछ हम पढ़ाते हैं, अगर मान लो चैप्टर पढ़ा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, तो उसमें भी मतलब उनको वो सारा एक्सपीरियंस भी दो लैब में ले जा करके। साइंस लैब किस लिए होते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकली बच्चों को थोड़ा सिखा के सोल्यूशन को मिक्स करके उनको सिखा पाए। तो बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग पे को प्रमोट करता है आरटीई, कि बच्चों को करा करके सिखाओ। इट इज़ नॉट जस्ट कि रट्टा बेस्ड। तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन तभी होगी जब बच्चे करके सीखेंगे एक्चुअली प्रैक्टिकल में, तभी तो वो इन फ्यूचर उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब किताबों में पढ़ी हुई लाइनें तो भाई किसको याद रहती है कब तक, समझ रहे हो ना। तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होना ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है आरटीई का। ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इसमें बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये आरटीई वाला टॉपिक है और इसके बहुत सारे पॉइंट्स है समझाने वाले। तो बस मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने पीपीटी बनाई है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। ठीक, शुड बी अवेलेबल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो भी स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स उसके प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या, देखो अगर बच्चों को एजुकेशन देनी है तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, अब मान लो जैसे बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं या जगहें होती है जहाँ पे स्कूल ही नहीं होते हैं, तो बच्चे भाई एजुकेशन लेंगे कैसे, समझ रहे हो। तो आरटीई इस एक्ट में कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स भी बताए गए हैं स्कूल बिल्डिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और इन आरटीई के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि स्कूल शुड बी अवेलेबल, स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए हर 1 किलोमीटर रेडियस पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए एंड 3 किलोमीटर रेडियस पे अपर प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, और ये जो मैं डेटा दे रही हूँ ना 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेडियस पे, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, बिल्कुल ट्रू डेटा है। तो आप बिल्कुल इसी पॉइंट्स को लिख के आइएगा और देखिए आपका आंसर एक लेवल का होगा। ठीक है, मतलब मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अवेलेबल होने चाहिए स्कूल 1 किलोमीटर रेडियस पे प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की रेडियस पे अपर प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी स्कूल होते हैं तो भी बच्चों के पेरेंट्स उनको नहीं भेजते हैं कि बहुत दूर है स्कूल, तो इस तरीके से बहुत सारे फिर वो कंडीशन से जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रोमिनेंट पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको कुछ अदर पॉइंट्स, कुछ फीचर्स या कुछ अदर पॉइंट्स में मैंने हेडिंग डाल के कुछ पॉइंट्स बताए हैं। और अगेन मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन का जो भी डिमांड हो उस वही हेडिंग डाल करके, चाहे वो फीचर्स पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, उसी अकॉर्डिंग ही आप अपने सारे ये पॉइंट्स आरटीई वाले क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं, कुछ फीचर्स में लिखे हैं, तो आप इस सबको समझ लो। अभी मेन फोकस होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ फीचर्स है आरटीई एक्ट के जो कि ये बताते हैं वर्किंग डेज और टीचर स्टूडेंट रेशो क्या होना चाहिए। ये बोल रहे हैं आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्किंग डेज जो है स्कूल में प्राइमरी के लिए 200 डेज होनी चाहिए। ठीक है, और अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज होने चाहिए। देखो थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, चलो। तो ठीक है, वर्किंग डेज और जैसे प्राइमरी के लिए 200 डेज होनी चाहिए, मतलब वर्किंग डेज जिसमें बच्चे स्कूल एक्चुअली पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि 800 आवर्स हो गए टोटल। और अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज यानी कि 1000 आवर्स हो गए। और स्टूडेंट और टीचर का रेशो बताया गया, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे और उनको टीच करने वाले टीचर का नंबर क्या होगा ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप भाई एक क्लासरूम में बच्चे भर दो 45 और टीचर है एक, तो हाउ शी विल मैनेज, एक टीचर 45 बच्चों को नहीं संभाल सकता, 45 बच्चों की स्ट्रेंथ को। तो इसलिए वो भी चीज़ आरटीई एक्ट में मेंशन की गई है। इनके अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, टीचर स्टूडेंट का रेशो कि प्राइमरी लेवल पे 30:1, 30:1 मतलब 30 रेशो पे एक, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी पे 35 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की तो फिर टीचर के नंबर भी बढ़ा दिए जाए। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 30:1 मतलब 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, और अपर प्राइमरी पे 35:1 का रेशो हो सकता है। और अगर बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टीचर भी बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो
दिस एक्ट मैंडेट 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, जो SC ST और EWS कैटेगरी है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो या जो डिसेबल है उनके लिए 25% सीट्स का रिजर्वेशन, यानी कि उन बच्चों का भी एडमिशन या उनके लिए सीट प्राइवेट स्कूल्स में होना ही चाहिए। ये चीज़ ये एक्ट मैंडेट करता है या बोलता है और स्टेट करता है कि ये चीज़ 25% रिजर्वेशन जो है SC ST और EWS कैटेगरी का और डिसेबल बच्चों के लिए सीट्स होनी ही चाहिए। क्योंकि ये भी होता है ना कि कई बार एडमिशन की सीट नहीं बची है और बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्होंने 25% रिजर्वेशन की भी बात करी है। देन ये इन्होंने बताया टी एक्ट ने, मतलब इसके फीचर्स ही है एक तरीके से कि जो चीज़ें इन्होंने इस एक्ट में मेंशन हुई हुई है कि टीचर्स एडिशनल वर्क वुड ओनली बी 3 टाइप की, टीचर ना एडिशनल वर्क 3 ही टाइप का कर सकती है। इनफैक्ट पता है ये क्या भी बोलते हैं कि जो टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं ना, कई ऐसे टीचर भी होते हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्यूशन्स भी अपने दे रहे होते हैं अपने, वो चीज़ बिल्कुल मना है इस एक्ट के तहत, ठीक है। कि टीचर्स का एडिशनल वर्क ये कहते हैं सिर्फ टीचर या तो स्कूल में पढ़ाएंगी, उनके अलावा एडिशनल वर्क उनका क्या हो सकता है, सेंसस, मतलब जनगणना के टाइम पे टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाए, इलेक्शन के टाइम पे टीचर्स को जैसे ड्यूटी लगा दी जाती है, या डिजास्टर मैनेजमेंट। इन 3 कामों के अलावा प्राइवेट ट्यूशन्स या और कोई काम टीचर्स का नहीं होना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, हम बात करें तो RTE एक्ट ये मैंडेट करता है, ये चीज़ बताता है और ये चीज़ एकदम ऑथेंटिक है और RTE एक्ट में लिखी है, ठीक है। देन दिस एक्ट स्टेट दैट एजुकेशन, जो ये मैंने पॉइंट्स उठाए हैं ना, ये सब ऑथेंटिक पॉइंट है और ये बुक से ही लिए गए हैं, तो आप बिना किसी विदाउट एनी वरी आप सिर्फ इस वीडियो को के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइए। उसके बाद आंसर को आप मतलब ऑब्वियसली आप B.Ed करें तो आप इतना समझते हैं कि आपको किस हिसाब से हेडिंग वगैरह लिखनी है। इनफैक्ट मैं सोचूँ एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको आंसर को अट्रैक्टिव वे में लिखना है ताकि B.Ed में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि थ्योरी एग्जाम में ये बहुत होता है कि हमें कई बार इतना सारा पढ़ लिया, मान लो ग्रास्प तो सब कर लिया, फिर लेकिन उसको एक्चुअल में लिखना, क्योंकि जो आप पेपर पे लिखोगे वही एग्जामिनर देखेगा, आपके दिमाग में कितना है वो तो एग्जामिनर नहीं देखेगा, राइट। तो हमें वो चीज़ कई बार कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ आपको किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है या क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और ये एक्ट जो है बोलता है कि एजुकेशन जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि अगेन मैंने आपको बताया ना लर्निंग बाय डूइंग को, ये एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को करा करके सिखाओ, एक्टिविटीज़ करा करके बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाओ ताकि उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ों को करना है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी आ रही है। तो ये एक्ट जो है वो चीज़ ज़रूर स्टेट करता है या RTE जो है ये बात कहता है कि प्रमोट करो एजुकेशन एज वेल एज लर्निंग बाय डूइंग एजुकेशन, ठीक है। ओके, अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इस वाले, मैंने बनाई हुई है स्लाइड, ठीक है। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं RTE के, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये भाई ये साइलेंट फीचर्स और ये सब आप जो क्वेश्चन में डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे पॉइंट्स लिख देना। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये इस PPT में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं ना RTE को रिगार्डिंग, वो सब ऑथेंटिक है, आप इन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर में मैंशन करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलो देन पहला फीचर्स देख लो कि दिस एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट शेयरिंग ऑफ फाइनेंस, कि जो भी अब देखो आपको एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना है, RTE ये चीज़ बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कराओ चीज़ें इस तरीके से। स्कूल के बिल्डिंग 1-1 किलोमीटर पे 3-3 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए फाइनेंस भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे ना। तो इन्होंने यही एक्ट में ये चीज़ मैंशन भी करी हुई है कि जो फाइनेंस और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के बियर करेंगी। क्योंकि आप जानते हो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है ना। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ नाउ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एजुकेशन के लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी उन पे डिसीजन लेंगी या देखेंगी। तो ये एक्ट में यहाँ मेंशन ही कर दिया है कि शेयरिंग ऑफ फाइनेंस और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो वुड बी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर के वो करेंगी एजुकेशन के लिए, ठीक है। देन इट ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू एडमिट टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। ये पॉइंट कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं समझाती हूँ क्या है। देखो ये RTE एक्ट के अकॉर्डिंगली ये भी एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि जो भी नॉन एडमिटेड चाइल्ड है, मान लो कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको वो अभी 5 साल का हो गया है, ठीक है, 5 साल का हो गया है या मान लो 6 साल का हो गया है और उसका अभी भी कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है और बच्चा जो है 6 ईयर का है। तो कई बार ऐसा हो कि जो भी आप बच्चे को जब एडमिशन तो दिलाना ही है आपको, तो जो एडमिशन आप दिलाओ एज अप्रोप्रिएट क्लास दिलाओ, मतलब जो उसकी एज है 6 ईयर का है वो, तो 6 साल का बच्चा जिस क्लास में होना चाहिए आप उसको वही क्लास में एडमिशन कराओ। ये नहीं कि बच्चे ने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी तो आप उसको सीधा बिल्कुल छोटे लेवल की क्लास पे डाल रहे हो, या फिर मान लो 8 साल का बच्चा है तो आप उसको उस एज अप्रोप्रिएट क्लास में, क्योंकि उसकी एज या उसका मेंटल लेवल उतना है, ठीक है, कि वो उस क्लास के चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है। तो इधर यही बोला गया है कि आप एज अप्रोप्रिएट क्लास में बच्चे को उनके एज के अकॉर्डिंगली ही उनको क्लास प्रोवाइड करिए, ठीक है। देन लाइब्रेरी शुड बी इन ईच स्कूल, ये कहते हैं कि
लाइब्रेरी और प्लेइंग मटेरियल्स, गेम एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हर एक स्कूल को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ताकि ये देखो, ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ स्कूल का सिलेबस या करिकुलम ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जिन बच्चों का गेम्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में वो होगा ना दिलचस्पी, तो वो आगे उसमें भी नाम कमा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, जब आप बच्चों को एक्टिविटीज़ कराओगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या किस में नहीं है। तो यही चीज़ बोलिए लाइब्रेरी स्कूल्स में होनी चाहिए, यानी कि बुक्स मटीरियल, बच्चों को रीडिंग स्किल अच्छी हो, साथ साथ प्ले मटीरियल, गेम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ऑल्सो शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, सो दैट बच्चे पढ़ने भी आएंगे कि हाँ भाई हमारे को तो गेम्स भी खिलाते हैं और हमारे को पढ़ाते भी हैं। तो मतलब आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है, सो दैट राइट टू एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल एंड ईच चाइल्ड, वो पूरा हो सके। ठीक है जी, चले। तो आरटीई में ये सारी और चीज़ें भी एजुकेशन के लिए बोली गई हैं। फोर्थ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स विद अ प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, की जो भी टीचर्स आप लगा रहे हो उनके पास प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि बीएड की डिग्री जो कि अभी आप ले रहे हो, है ना, क्योंकि आप भी टीचर बनना चाहते हो, तो ये बहुत नेसेसरी डिग्री है। डाइट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, तो ये डिग्री आपको बताती है कि आप एक ट्रेंड टीचर हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड टीचर हो और प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर्स की। ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को भी मतलब ऐसे पोस्ट पे लगा दिया, क्योंकि एक टीचर जो ट्रेंड है, जो मतलब उतना उनका क्वालिफिकेशन है, वही बच्चों के साथ अच्छे से डील कर सकती हैं। अब जैसे आपने बीएड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है ना कि आपको बच्चों के साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनानी है, बच्चों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है, तो ये चीज़ आपको ट्रेनिंग ही तो मिल रही है एक तरीके से, है ना। और फिर आप बीएड में जैसे प्रैक्टिकल्स देने भी जाते हो तो आपको वहाँ पे भी जैसे आपने एक्सपीरियंस करा होगा, तो वो चीज़ें, तो इससे एक क्लासरूम एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है पहले ही ट्रेनिंग के टाइम पे, तो सो दैट आप एक्चुअल में वो चीज़ें जाके इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, देन द आरटीई एक्ट बेसिकली फोकस ऑन मेकिंग एजुकेशन, देखो जो मेन इसका फीचर है, सबसे बड़ा मेन फोकस आरटीई का यही है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, कि बच्चा एंग्जाइटी फ्री रहे, क्योंकि जब एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड आप एजुकेशन दोगे तो बच्चे को एंग्जाइटी फ्री भी रहेगी, ऐसा नहीं लगेगा उसे कि बहुत बर्डन हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली ही उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एंग्जाइटी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी फॉर 6 to 14 ईयर्स एंड फॉर डिसेबल वन 6 to 18 ईयर्स, एंड द एजुकेशन शुड बी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये आरटीई के जो मेन क्रक्स है वो यही है। ठीक है, मेन फीचर। देन दिस एक्ट प्रोवाइड एसएमसी, एसएमसी आप जानते हो क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब अगेन नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी कमेटी जो कि स्कूल के मैनेजमेंट के या फिर स्कूल के लिए और बच्चों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो डिस्कशन उसमें होता होगा। ठीक है, अब ये एक्ट बोलता है कि एक एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए मॉनिटर करने के लिए कि स्कूल में कैसी फंक्शनिंग हो रही है, स्कूल में कैसा काम चल रहा है। और ये पीटीए को भी ये प्रमोट करते हैं। पीटीए जानते हो क्या होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, की पेरेंट और टीचर की मीटिंग, एक तो होती है पीटीएम, ठीक है, एक होती है पीटीए, पेरेंट टीचर का एसोसिएशन हो, जिसका 75:25 रेशो है। ठीक है, तो पेरेंट टीचर का एसोसिएशन हो, सो दैट वो बच्चों के लिए या स्कूल के लिए क्या किस तरीके से बेहतर हम कर सकते हैं काम, बच्चों के हित में भी हो, और स्कूल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी डिस्कशन भी उनमें होनी चाहिए। तो पीटीए भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ आरटीई के फीचर्स। अब मैं कुछ आरटीई के कुछ अदर सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ आपको, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छे से इस एक्ट में क्या चीज़ें प्रोहिबिट की है या क्या चीज़ें मना करी है, वो भी मैंने ये प्रॉपर डायग्राम वाइज बनाया है। आप अगर इस पेपर में एग्जाम में अपने इस क्वेश्चन आया और आप इस तरीके से डायग्राम भी बनाते हो ना, मतलब क्या इंप्रेशन मस्त पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो मैं आपको ना आरटीई के थोड़े सिग्निफिकेंस आप समझते हो, सिग्निफिकेंस इज नथिंग अदर देन द इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि जैसे आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, तो एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर सभी को, इम्प्रूवमेंट नहीं, बेसिकली सभी को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले, उसके लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा बनाना है, इंप्रूव भी करना है। ठीक है, अब ये तो आरटीई ने बोला, अब इसका कुछ 2 पॉइंट एक सिग्निफिकेंस के बताना चाहती हूँ मैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि आरटीई की वजह से सीसीई सिस्टम आया। सीसीई सिस्टम क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहाँ बोला गया कि बच्चों का कॉन्टीन्यूसली और एज अ होल उनका इवैल्यूएशन करना है, यानी कि उनको जांच पड़ताल करनी है कि वो कितना इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीसीई सिस्टम पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मैं डिटेल में भी इसमें वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, दिस इज व्हाट सीसीई सिस्टम इज। ठीक है, कि बच्चे का कॉन्टीन्यूसली हमें इवैल्यूएशन करना है, जैसे टेस्ट होते हैं, टेस्ट के थ्रू उनको जाँच पड़ताल करनी है कि उन्होंने कितना सीखा है। ठीक है, एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका ताकि हो पाए। एक यहाँ से आरटीई से एक तो सीसीई सिस्टम आया, और एक और आया, इन्होंने बोला कि
जो क्लास 8 तक बच्चे को हमने फेल नहीं करना है, यानी कि द एक्ट मैंडेट नो चाइल्ड शुड डिटेन अंटिल क्लास 8। तो इन्होंने बोला कि क्लास 8 तक बच्चे को जो है हमें फेल की कैटेगरी या फेल का ठप्पा नहीं लगाना है, जो कि अब रिसेंट में मतलब चेंज होने की बात हो रही है। जैसे कि एनपी 2020 की बात करें तो अब ये हो गया है, कहीं ना कहीं संभाव हो रहा है कि 5th तक ही बच्चे को जो है सिर्फ पास कर सकते हैं, आगे मतलब पास कर सकते हैं इन द सेंस अगर वो नहीं भी एजुकेशन लेवल उसका उतना है फिर भी उसको 5th तक फेल नहीं करना, उसको आगे की क्लास में बढ़ाना। लेकिन हाँ 5th के बाद जैसे बच्चा 5th में आ गया और अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको आप फेल कर सकते हो। अब ये थोड़ा चेंज हो गया, बट हाँ आरटी एक्ट में ये था कि क्लास 8 तक बच्चे को मतलब फेल नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 सिग्निफिकेंस के पॉइंट मैंने आपको जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है आरटीई में है, मतलब आरटीई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब लास्ट बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का जो हिस्सा है वो है द एक्ट प्रोहिबिट्स, कि आरटीई एक्ट में क्या क्या चीज़ें पे प्रोहिबिशन लगाई है, यानी कि क्या क्या चीज़ें करने को मना करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ट्यूशन्स बाय द टीचर, कि जो टीचर है गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेटली ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। टीचर का एडिशनल वर्क 3 ही होंगे, जैसे मैंने बताया था सेंसस, इलेक्शन एंड द एग्ज़ाम, वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही 3 वर्क वो एडिशनली कर सकती हैं या फिर वो स्कूल में पढ़ाएंगी। ठीक है, इसके अलावा वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो ये एक्ट पूरा ना प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट समझ रहे हो, एक बड़ा लेवल की हाँ भाई बिल्कुल मना ही है ये चीज़। ठीक है, तो यस, उसके अलावा कैपिटेशन फ़ीस भी इन्होंने मना करी है। कैपिटेशन फ़ीस इज समहाउ रिलेटेड टू, जैसे कि होता है ना कि स्कूल्स में एडमिशन के टाइम पे पैसे ले लेते हैं या थोड़ा सा लेते हैं, तो वो ठीक है। देन स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द चाइल्ड का एडमिशन अगर स्कूल में होना है उसके लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कई बार एक बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, उसके लिए भी इन्होंने मना करा है, क्योंकि इनका संभाव मानना ये है ना कि हर एक चाइल्ड को एनरोल करो, उनको एजुकेशन दो फ्री एंड कंपलसरी। तो इसमें बच्चे का लेवल क्या है और क्या नहीं है पहले से ये क्यों जानना इंपॉर्टेंट है। आप उनको एडमिशन दो विदाउट स्क्रीनिंग प्रोसीजर और एनी टेस्ट, और आप उनको इम्प्रूव कराओ, उनको सिखाओ। ठीक है ना, उन्हें नहीं भी आता तो इन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसीजर के जो एडमिशन के टाइम पे लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चे के, उसके लिए मना करा है कि ये इसका टेस्ट गया अच्छा तो एडमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये चीज़ आरटीई ने प्रोहिबिट करी है, प्रोहिबिशन है, मना है। ठीक है, देन फिजिकल फन पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, और अभी भी है और आगे भी होनी चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट किसी भी बच्चे का जस्ट बिकॉज उसने होमवर्क नहीं करा, जस्ट बिकॉज कोई और रीज़न है, तो बच्चे को मेंटली हरास करना ये बहुत गलत है और आरटीई भी ये चीज़ प्रोहिबिट करता है। ठीक है, देन प्रोहिबिशन समझ रहे हो ना कि जिस पे रोक लगाइए। देन रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कि जो भी स्कूल है अगर वो विदाउट रिकॉग्निशन या लीगल रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर रन कर रहा है या चला रहा है तो 10,000 रुपये पर डे एज अ फाइन उन्हें पे करना पड़ेगा इफ़ दे कंटिन्यू डूइंग दैट। तो पहले लीगली रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कूल का। ठीक है जी, तो ये कुछ एक्ट ने जो प्रोहिबिशन या रोक लगाई हुई है, रोकथाम की है जिन चीज़ों पे, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। और इसी के साथ हमारा आरटीई वाला जो है पोर्शन पूरा होता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, आरटीई 2009। ठीक है, जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इन सभी को आप अपने आंसर में मेंशन करिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंगली ही, बट सारे ही पॉइंट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगेगा। देन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बीएड के और कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल जानवीज लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।